अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फ़हीम रमज़ान सीरीज़ के साथ। आज हमारा प्रोग्राम है बच्चों में कब्ज़। ये हमारा टेन्यूर होगा बच्चों में जो कब्ज़ का होगा वो 1 माह से लेके 5 साल तक के बच्चों में। अच्छा, पैदाइश से लेके 5 साल तक हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पैदाइश में अगर कब्ज़ की शिकायत आती है तो 90% चांसेस हैं कि वो कोई स्ट्रक्चरल डिफ़ॉर्मिटी है, जिसकी वजह से उसका वाहिद हल सर्जिकल रिपेयर है। तो इसलिए उसको डिस्कस करना अभी ज़रूरी नहीं है। जब कुछ अरसे में ये बच्चा पॉटी कर रहा है और फिर पता लगता है कि पहले महीने से उसको जो है कब्ज़ की शिकायत शुरू हो गई है, तो फिर ये चांसेस हैं कि कोई ना कोई वजह हुई है मेडिकली जिसकी वजह से ये कब्ज़ की शिकायत हुई है। अच्छा, इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब्ज़ आखिर है क्या। अगर इसको मैं इस 5 से 10 मिनट के सेशन में बयान करना शुरू करूँ तो शायद ये कहना मुनासिब ना हो कि दरिया को कूज़े में बंद कर दिया, क्योंकि कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी साइंस है। चंद बुनियादी बात मैं आपको बताता चलूँ ताकि आपको आगाही रहे कि कब्ज़ जो होता है वो जो आंतों में एक हॉस्ट्रल मूवमेंट्स होती है, जिसकी वजह से जो फुजला हमारे पेट से ये मैदे से फिर जो ग़िज़ा बनती है उसके बाद वो फुजला की शक्ल आंतों में छोटी आंत में अख्तियार करता है और वहाँ से एब्ज़ॉर्ब होने के बाद जो कुछ फाजिल मादा है वो जब बड़ी आंत में शामिल हो जाता है तो वहाँ एक हॉस्ट्रल मूवमेंट शुरू होती है जो हमारे अंदर लीनियर स्ट्रक्चर्स है वो यूं करके कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्यूबुलर इंटेस्टाइन्स और फिर वो पुश करते जाते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो जब वो ऊपर कंस्ट्रिक्ट होते हैं नीचे डायलेट हो जाते हैं तो फिर वो पुश अप पुश डाउन होता चले जाता है फाजिल मादा, जिसको जब वो पास होता है तो वो फीसिस या स्टूल कहते हैं। तो एक तो बुनियादी वजह कि इस कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन प्रोसेस में ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है या डिसरप्शन आती है तो उसको इवेल्युएट करना ज़रूरी है। उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है और एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ इंटेस्टाइनल कैविटी या ल्यूमेन जो है उसके एक्सट्रीम ड्राइनेस की वजह से स्टूल जो है वो सॉफ्ट नहीं रहता और फिर वो एक बाय द टाइम इट अप्रोचेस द रेक्टम जो वहाँ से निकलने का मरहला होता है तो वहाँ पे इतना हार्ड हो चुका होता है कि नीचे जो हमारे एनल इंस्पेक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर्स और इंटरनल इंस्पेक्टर्स, वो जब वहाँ तक इतना हार्ड फीसेस पहुँचता है तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर इंटरनल इंस्पेक्टर टू रिलैक्स एंड लेट इट पास थ्रू इट। यानी वो उससे गुज़र नहीं पाता कि इतना सख्त होता है कि अगर कोशिश करते हैं तो वो इट स्टार्ट्स सेंडिंग पेनफुल मैसेजेस टू द ब्रेन एंड वो वहाँ पे हमारी इनहिबिशन हो जाती है क्योंकि एक्सट्रीम पेन की सेंसेशन हमें रोक देती है कि स्टूल पास ना करें। तो यही हाल बच्चों में होता है। मैकेनिज़्म तकरीबन दोनों में सेम है, एडल्ट हो या बच्चे हो। तो बच्चों में जब ये 1 महीने से शुरू होता है तो उसको वजह जानने की ज़रूरत है कि अगर वो उसकी डाइट में ऐसी कोई चीज़ आ रही है कि वो सॉलिड चीज़ कोई जैसे हमारे घरों में दे दी जाती है, वैसे तो 6 महीने तक WHO रेकमेंड करता है कि ओनली मदर मिल्क पे रहे बच्चा, ना पानी, ना कोई टॉफ़ी, ना अदर दैन ब्रेस्ट मिल्क। तो उसके अलावा भी फिर कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं। तो वो असल में जो रिकमेंडेशन आती है वो एक बाकायदा स्टडी के तहत आती है, वो ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी कोई भी उन्होंने चीज़ राइट डाउन कर दी। तो जब वो स्टडी करते हैं तो बच्चे की आंत ये लार्ज इंटेस्टाइन इतनी नाजुक होती है कि उसको जो अल्लाह ताला ने एक कुदरती फीडिंग सिस्टम दिया है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही सूट करता है। तो वो उसके अलावा जब हम शुरुआत करते हैं बिफ़ोर टाइम तो इसकी वजह से जो आंतों की अपनी कैपेसिटी है वो ओवरवर्कड हो जाती है एंड दे स्टार्ट श्रिंकिंग डाउन और उसमें जो वो स्टूल है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है और उनके एंजाइम्स इस काबिल नहीं होते कि वो जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है या एडवांस में जो चीज़ें खाई जा रही हैं जो कि लेटर ऑन खानी थी तो उसकी वजह से लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स तो थिक हो जाते हैं ये स्टूल मैटर, और जब ये थिक हो जाते हैं तो फिर ये पास आउट नहीं होते। इसका वाहिद हल शुरू में कुछ अपने पास से ना करें,
डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई भी वजह है नहीं जा सा पा रहे, बहुत आसान सा हल है, ओरल सिरप ना दें छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को सबसे पहले अगर आपके 2 से 3 दिन हो गए हैं और स्टूल पास नहीं हो रहा और बच्चा लग भी रहा है कि थोड़ा सा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो आप उसको सिंपल ये आती है ग्लिसरीन ट्यूब जिसको बत्ती कहते हैं, वो थ्रू एनल कैनाल जो है पॉटी के रास्ते, वो अगर आप उसको पुशअप कर दें, वो इन्फेंट्स के लिए भी आती है और एडल्ट्स के लिए भी आती है। तो आप केमिस्ट से बोल सकते हैं कि बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए जो एक ग्लिसरीन की ट्यूब आती है वो दे दें। तो वो एक फ्रिज का आइटम है, वो फ्रिज से देगा, आपने फ्रिज में रखना है और जब आपने यूज़ करना है तो वो उसको सिंपली पुश करते हैं और मेक श्योर कि वो अच्छे से पुश हो जाए एनल कैनाल के थ्रू रेक्टम जो है ना वो एनल कैनाल में चला जाए। तो जब वो पुशअप हो जाएगा तो वहाँ जाके वो जो हार्ड फीसेस होगा उसको डाइल्यूट करेगा, सॉफ्ट करेगा और फिर सॉफ्ट होने के बाद फिर वो पास डाउन हो जाएगा। तो एक ये है, और इसके बाद भी अगर ना हो तो आप माइक्रो अनीमा आता है बच्चों का, वो लगा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप बहुत सेफली लगा सकते हैं। देयर आर नो ऑब्वियस हार्म्स, अभी तक ऐसा कोई देखा नहीं गया कि इसका कोई हार्म हो, और इसका ट्रैक भी इतना ही है कि ये रेक्टम या एनस के थ्रू जब जाता है तो फिर वो ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल डिस्टल पार्ट यानी आखिरी पार्ट तक वो जो भी स्टूल मैटर होता है उसको डाइल्यूट करके फिर वो फ्लश करवा देता है। तो इसमें कोई हार्म नहीं है बच्चों के हवाले से। हाँ, अगर आप सिरप देते हैं तो देयर इज़ अ चांस, वैसे तो सिरप भी रेकमेंडेड होता है, बट देयर इज़ अ स्लाइट चांस कि वो इट कैन डेवलप इनटू डायरिया, क्योंकि वो सिस्टमिक एक चीज़ हो जाती है। तो और ये जो ग्लिसरीन और ये आपका जो माइक्रोनीमा है, ये एक लोकल एक्शन इनका होता है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ इन चीज़ों को। सेकेंडली, आपने फिर एक दफ़ा तो दे दिया, स्टूल पास भी हो गया, नाउ यू हैव टू मूव टू योर डॉक्टर व्हेन एवर यू पॉसिबल टू रूल आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इट, क्योंकि हर दफ़ा अगर आप इस तरह करेंगे तो इसका मसले का हल नहीं है। आप सिर्फ ये है कि वो मसले को टेम्परेरी रिलीफ दे रहे हैं। तो बच्चे खुद नहीं बोल सकते वो किस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, क्या होता है, तो कोशिश करें कि पॉसिबल हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर से गाइडेंस लें और जो भी वो गाइडेंस दें तो उसको फॉलो करें। क्योंकि हम केमिस्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये लगता है कि हमें जैसे कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जिसके बारे में ज़्यादा परेशान हुआ जाए। तो ये बहुत गलत करते हैं, इसको इतना लाइटली ना लें। इट इज़ अ कंप्लीट साइंस कॉन्स्टिपेशन। मैं इसको इन चंद मिनटों की एक वीडियो में नहीं इसको एनक्लोज कर सकता, तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है। लेटर ऑन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके डाइट पे ज़रूर ध्यान दें कि वो डाइट उनकी क्या चल रही है, क्योंकि डाइट अगर वो अननेसेसरी डाइट होती है, जैसे फ्रोज़न आइटम है, फ्राइड आइटम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में, लैक ऑफ फ्रूट्स हैं, लैक ऑफ मिल्क है, और जूसेस का और टेट्रा पैक जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो और लाइफ स्टाइल बहुत पुअर है जिसमें अनहेल्दी लाइफ स्टाइल ज़्यादा है और वर्क स्ट्रेस इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा है। तो और एक जो इंटरेक्शन होता है पीयर्स के साथ, एक हेल्दी इंटरेक्शन, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, एक स्पोर्टिव इन्वायरमेंट में वो नहीं है। तो इसकी वजह से, और ख़ासकर बच्चियों के हवाले से, कि उनको तो मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, फिर वो अपने ही एक दुनिया जो उनको एक इंटरनेट या दूसरे सोशल सर्कल जो मीडिया के थ्रू अवेलेबल होता है उसमें, तो उन सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो बिल्कुल एक, अगर आप गोइंग बैक टू लेट 90s या लेट 80s, तो वहाँ उन बच्चों का एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता था और आजकल एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। तो ये कॉन्स्टिपेशन ज़ाहिर सी बात है इमोबिलिटी की वजह से बढ़ता है, फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से बढ़ता है, डाइट इम्प्रॉपर डाइट की वजह से बढ़ सकता है, लैक ऑफ वाटर इनटेक की वजह से बढ़ सकता है, एक्सेस ऑफ जूसेस, एक्सेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से बढ़ सकता है, और शेक्स की वजह से बढ़ सकता है, लैक ऑफ फ्रूट्स की वजह से बढ़ सकता है, लैक ऑफ प्रोटीन्स की वजह से बढ़ सकता है, मतलब एनिमल सोर्स का जो अच्छे प्रोटीन है वो उनकी वजह से उनकी कमी की वजह से बढ़ सकता है, एक्सेस फैट की वजह से बढ़ सकता है। देखिए, बॉडी को एक चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है अपने उसने अपनी सोच के तहत बनाया है कि वो इंसान को इस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। व्हाट वी आर चिल्ड्रन आर एक्वायरिंग, that they are acquiring unnatural resources or inorganic resources in their diets,
and this leading to the disturbance in their body, because they cannot cope, the body cannot cope with such a bombardment of inorganic diets and improper time with improper timing and inappropriate physical activity. तो इन सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा कंसिडर करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक वसी तर सब्जेक्ट है। इसको सिर्फ बताने का छोटा सा इस क्लिप में ये बताने का मकसद था कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये कॉन्स्टिपेशन बढ़ता गया तो डेफिनेटली आपके इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन हार्म होंगे, आपका जो भी पेनफुल सिचुएशन डेवलप होगा, आपका जो ये इंटेस्टाइन्स का ब्रेन से न्यूरोनल कनेक्शन है उसकी भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ सकता है, फिर आपका खाने का दिल नहीं करेगा, आपके डाइट पुअर से पुअर होती चली जाएगी, एंड यू कैन अल्टीमेटली स्टार्ट डेवलपिंग हेमोरॉइड्स, जिसको कहते हैं कि पाइल्स कहते हैं जिसको। तो पाइल्स एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है और डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, और जहाँ तक हो सके छोटे बच्चों में भी पाइल्स हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये एडल्ट्स की बीमारी है। फ्रीक्वेंसी बहुत कम है क्योंकि वो उनका जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो अभी तक अच्छी खासी सॉफ्ट होती है, तो वो कवर अप कर लेती है, बट एडल्ट्स का मामला दूसरा है। तो इस वजह से बच्चों के लिए ख़ास कर ये एहतियात करें कि वो कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, और हो जाए तो फौरी तौर पे जो मैंने बताया वो अमल करें, एंड सेकेंडली उसके बाद फिर अपने कंसल्टेंट अपने फिजिशियन से रब्ता करें ताकि इसको प्रॉपरली हल करें। और केमिस्ट के सिर्फ मैं रिपीट करता हूँ कि केमिस्ट के चक्कर पे ना पड़े कि उन्होंने ये बता दिया, आपको टेम्प्रेरी रिलीफ मिल गया एंड देन यू मूव ऑन एंड यू जस्ट ओवरलुक्ड इट। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ फिर बच्चों की ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, उनकी जहनी नशोनुमा पे भी, जिस्मानी नशोनुमा पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, और फिर ये इट कैन डेवलप इनटू क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हैज़ सो मैनी एडवर्स इफेक्ट्स which I will discuss later on inshallah. So I hope this video was very much useful for your kids and for you as well, and keep forwarding the good messages to others who don't know about it. Thank you once again. Allah Hafiz.